तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फ्यूचर में आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये वीडियो लास्ट तक आपको देखना है दोस्तों। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पर्सनल रीजंस भी थे। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल इश्यूज़ की, तो ग्लोबल इश्यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं दोस्तों। रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, इन्फ्लेशन भी है यूएस में और यूरोप में। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है। अब काफ़ी सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि रिसेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो बेसिकली ये इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों। तो फेडरल रिजर्व ने क्या किया था कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे। हुआ यूँ था कि कोविड-19 की वजह से जो 2020 में आया था कोविड, 2019 में ही आया था लेकिन 2020 में एक्चुअली लॉकडाउन्स वगैरह हुए थे। तो 2020 में काफ़ी ज़्यादा कोविड फैल चुका था। तो यहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो फेडरल रिज़र्व जो यूएस की फेडरल बैंक है, रिज़र्व बैंक है, जिसे अपनी आरबीआई है, वैसे ही फेडरल रिज़र्व है यूएस की। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, कम कर दिए थे। इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम कर दिए थे। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से क्या हो गया दोस्तों कि डिमांड बढ़ गई मार्केट में, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ थी उनका जो दर्जा, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेसिकली बढ़ गई मार्केट में। तो इसकी वजह से कंज्यूमर के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया। पैसा आने की वजह से क्या हुआ दोस्तों कि डिमांड जो है वो बढ़ गई। अब डिमांड होने की वजह से एक्टिविटीज़ तो बढ़ गई थी, लेकिन जो सप्लाई था वो तो वैसे ही था। तो सप्लाई तो बढ़ा नहीं, डिमांड बढ़ गई, तो उसका प्राइस के ऊपर असर हुआ। और प्राइजेस, जो कमोडिटी प्राइजेस थी या फिर जो भी प्राइजेस थी मटेरियल की, वो बढ़ने लगी। उसकी वजह से आया दोस्तों इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी भी चल रहा है और जो है वो 100 सालों के अपमोस्ट हाई के ऊपर चल रहा है यूएस में। तो अभी तक इन लोगों ने इन्फ्लेशन देखा नहीं था, और अब ये लोग अब जाकर इन्फ्लेशन देख रहे हैं। बाकी इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वैसे भी हम महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई का तो सामना हम मतलब काफ़ी सालों से कर रहे हैं। तो हमें तो इसकी आदत है, लेकिन यूएस को इसकी आदत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रेसेशन मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन। ठीक है, रेसेशन मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है, राइट, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ होती है वो स्लो हो जाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने की वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा आदान प्रदान नहीं होता कैश का या फिर जो भी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक्सपोर्ट, यहाँ पर जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री कौन है? चाइना है, राइट। चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है। तो इनका क्या होगा कि एक्सपोर्ट करेगा ये, लेकिन सामान लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो इनको ज़रूरत है ही नहीं, राइट, क्योंकि यहाँ पर तो डिमांड है ही नहीं इस मार्केट में। ये बेचेगा कहाँ चाइना सामान? ऑब्वियसली इंडिया में तो बेचेगा, लेकिन इंडिया थोड़ी ग्लोब है ना। तो ग्लोबल में है यूएस, यूरोप, तो यहाँ पर तो चल रहा है रेसेशन। तो चाइना की भी वाट लगने वाली है, सीधी भाषा में अगर मैं बोलने को कहूँ तो यहाँ पर। और वैसे भी चाइना की वाट, मतलब चाइना का ऑलमोस्ट हो ही चुका है द एंड। बिकॉज चाइना का क्या है कि कोविड की वजह से जो इनकी पॉलिसीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। इनकी जो शी जिनपिंग की यहाँ पर, ठीक है, जो पॉलिसीज़ थी वो लॉकडाउन की पॉलिसीज़ थी, और काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ। और इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की वजह चाइना में ये भी है। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो बेसिकली हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने आए हैं। तो अब स्टॉक मार्केट का इससे काफ़ी गहरा रिलेशन है दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, ये तो स्टॉक मार्केट का चैनल है, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आया तो ये कुछ और ही बात करने लगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। स्टॉक मार्केट का इन्फ्लेशन से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, स्टॉक मार्केट का रिसेशन से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। अब तक मार्केट ने जो है वो 17,100 पे है निफ्टी शायद, और ऑलमोस्ट चला गया था 18,600-700 तक, मुझे लगता है 2021 में। और अभी यहाँ पर हम रुके हुए हैं। अगर हम यूएस की बाज़ार की अगर हम बात करेंगे, यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, जो भी है डाउ जोन्स जो भी है, नैस्डैक वगैरह, वो ऑल टाइम लो पे है। ठीक है, ऑल टाइम लो पे है। और इसका जो वही रीज़न है कि रेसेशन है, इन्फ्लेशन है, और इनको ये सताए जा रहा है। यहाँ पर हम इंडिया की बात करें तो ऐसी सिनारियो हमें डेवलप होती हुई नज़र नहीं आती है। इंडिया का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, मैं अभी भी अगर मैं डीमार्ट में जाता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा वहाँ पर रिस्पांस दिखता है। कंज्यूमर काफ़ी उठा के भर के सामान लेके जाते हैं।
फिर अगर मैं किसी बाज़ार में घूमता हूँ तो कंज्यूमर का बेसिकली रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया में रिसेशन आने का चांसेस कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो ये होगी बात। अब अगर क्या हाँ इंडिया में रिसेशन आएगा क्या, इसका तो हमने आंसर ढूंढ लिया कि रिसेशन, भैया रिसेशन तो नहीं आने वाला इंडिया में। अब क्या आने वाला है, इन्फ्लेशन इंडिया में रहेगा क्या? हाँ, इन्फ्लेशन इंडिया में रह सकता है। कंज्यूमर इंडेक्स अगर हम देखें, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो वो 10.87% है ऑलमोस्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, मतलब 7-8% तक ठीक है, ये 10% का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर बात करें इंडिया की, यहाँ पर जो बाकी की चीज़ें हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन इंडिया में आना मुश्किल है। हाँ, इंडिया यहाँ पर भारत में सामान बनाएगा और बाहर अगर एक्सपोर्ट करेगा, तो एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट भी तो चाहिए इनको। बाहर अगर स्लोडाउन चल रहा है तो वहाँ पे लोग तो खरीदेंगे नहीं, राइट? तो यहाँ पर इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। उसके वजह से क्या हो जाएगा, इंडिया के जो रिजर्व्स है, डॉलर रिजर्व्स, वो कम हो जाएंगे दोस्तों। तो वो वहाँ पे इकोनॉमी को थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है विद द स्टॉक मार्केट। अगर फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के कम हो जाते हैं तो इकोनॉमी पे प्रेशर आता है, जैसे श्रीलंका का हुआ। श्रीलंका में तो वाट लग गई श्रीलंका की। फिर से अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँगा, इनका क्या हुआ था, वही हुआ था हाल। इनके जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो पूरी तरीके से कम हो चुके थे। फॉरेक्स रिजर्व मतलब जो डॉलर का इनका पास रिजर्व था वो सारी उनका निकल गया था। अब स्टॉक मार्केट की बात करूँ तो अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें होल्ड करना चाहिए, क्या हमें और पोजीशन बाय करनी चाहिए, कि हमें सब कुछ सेल करने के बाद बेच देना चाहिए? तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपके जो प्लान्स होते हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना है। फाइनेंशियल गोल का मतलब क्या है कि आपने कुछ तो मतलब टारगेट सेट किया है कि 5 साल में मुझे पैसा 100% करना है, मतलब 5 साल में मुझे पैसा डबल करना है, राइट? तो उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अच्छे कंपनीज़ में अगर आप पैसा डालोगे, इन्वेस्ट करोगे, जस्ट लाइक पीडीलाइट हो गया। फिर अभी पीडीलाइट तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो अभी तो आप इन्वेस्ट करना भूल ही जाओ। एशियन पेंट्स, राइट? आप पीडीलाइट को कौन से भी भाव पे इन्वेस्ट करो, लेकिन कभी भी कौन सा भी कितना भी अच्छा स्टॉक हो, मेरा ऐसा मानना है कि अपने जो ऑल टाइम हाई पे है स्टॉक और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं नीचे गिरने के, तो वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना थोड़ा सा देखना चाहिए। गिरावट में हमें सबसे ज़्यादा अच्छे कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो भी गिरावट आती है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी भी कंपनी में। एक फार्मूला है हमारे पास जो कि हम यूज़ करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो लास्ट तक देखना। जो ये वीडियो अभी देख रहा है आखिर तक, उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या फिर होने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए यहाँ पर प्राइस। ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू पे। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होनी चाहिए और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस होनी चाहिए। सर ये मूविंग एवरेज क्या होता है, पहले ये बताओ। मूविंग एवरेज क्या होता है दोस्तों कि सपोज़ ये प्राइस है, कैंडल पता होगा आपको, कैंडल स्टिक वगैरह पैटर्न्स पता हो गया। सपोज़ ये 3 कैंडल्स है, 3 डे के कैंडल्स है, तो इनका जो होता है वो एवरेज होता है, ठीक है? और ये मूविंग एवरेज होता है, मतलब एक कैंडल आगे और एक कैंडल पीछे, ऐसे वो कट होते जाता है, राइट? तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता है, मतलब ये एक कैंडल कट होगी, ये एक होगी, ये एक, ऐसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे अगर मैं 50 डेज़ का लेता हूँ तो रिसेंटली जो 50 कैंडल्स है उसका मुझे एवरेज दिखाएगा। तो बेसिकली मैं ये आपको सिंपल भाषा में आपको समझाने का मैंने प्रयास किया, ठीक है? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या मैंने बोला कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए और 50 डे मूविंग एवरेज के यहाँ पर नीचे होना चाहिए, तब प्राइस अच्छा वहाँ पे हमें मिलता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर देता हूँ आपके लिए। ट्रेडिंग व्यू में जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, देखो यहाँ पर अभी ये डेली चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हुआ यूँ है कि एक सेकेंड है, यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हाँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, ये जो है ना, मैंने 21 डे मूविंग एवरेज मतलब EMA लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 डेज़ का और 100 डेज़ का। तो बेसिकली आप वो भी कर सकते हो और ये भी फार्मूला काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 315 के, अगर यहाँ पर मतलब इस एरिया में अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँ तो यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है। इंडिकेटर में जाके आप वहाँ पे लगा सकते हो EMI 21 डेज़ का EMI आपको लगाना है बेसिकली, और एक लगाना है 100 डेज़ का। अब क्या होता है दोस्तों, 21 डे जब क्रॉस करता है 100 डे को, कहाँ पे क्रॉस किया उसने, देखो यहाँ पे क्रॉस किया एट दिस पॉइंट, राइट एट दिस पॉइंट 21 डे क्रॉस करेगा 100 डेज़ को नीचे से ऊपर, राइट क्रॉस करेगा, तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आप यहाँ पे भी मतलब 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आएगा आपको। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मेज़र कर लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे कहीं पे तो इन्वेस्ट किया होता, राइट, अगर मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता तो मुझे अब मिलता 307% के रिटर्न्स मतलब एक स्टॉक के पीछे 892 विद इन 894 डेज। तो इतना भी नहीं रुकना है, तो यहाँ पर आपको 573 डेज, यहाँ पर आपको देखो एक साल में आपको 72% के रिटर्न्स मिले, मतलब तकरीबन आपका जो अगर आपने 100 रुपये लगाए थे उसके ऊपर आपको 75 रुपये मिल गए। काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों, ये समझना होगा कि ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी काम करती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियोस स्ट्रैटेजी के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे इसी चैनल पे, और चैनल के साथ बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।